रिजर्व बैंक ने विलफुल डिफॉल्टर्स को लेकर अपना मास्टर सर्कुलर जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति या संस्था को विलफुल डिफॉल्टर घोषित करने से पहले बैंक को उनका पक्ष जानना होगा और इसके लिए उन्हें 21 दिन का समय देना जरूरी कर दिया है। सर्कुलर में कहा गया है कि 25 लाख रुपए से ज्यादा एनपीए वाले मामलों में विलफुल डिफॉल्टर का नियम लागू होगा और कर्जदार बैंक के सामने अपना पक्ष रखने के लिए किसी वकील की नियुक्ति नहीं कर सकेगा। सर्कुलर में यह भी बात कही गई है कि विलफुल डिफॉल्टर घोषित होने पर व्यक्ति या उससे जुड़ी कंपनियों को बैंक लोन नहीं दे सकेंगे। अंशुमान जी, विलफुल डिफॉल्टर को लेकर नए नियमों से कौन कौन से सवालों का जवाब मिल गया है? विलफुल डिफॉल्टर्स को लेकर पिछले 3 साल से भारत में रेगुलेटर्स के बीच में एक किस्म का पिंग पोंग चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है, सरकार कुछ कहती है, बैंक्स कुछ कहते हैं, आरबीआई कुछ कहता है। और इसलिए इस बात की अपेक्षा थी कि रिजर्व बैंक एक स्पष्ट नियमावली लेकर आए जिसके जरिए विलफुल डिफॉल्टर्स की पहचान हो सके और उन्हें बैंक उनके साथ कार्रवाई कर सकें। जो ताजे आंकड़े वो बता रहे हैं कि 31 मार्च को भारत में करीब 3.6 ट्रिलियन रुपीज के विलफुल डिफॉल्ट खड़े हुए थे बैंकों के बुक में। अब यहाँ 3 बड़े सवाल थे। पहला सवाल यह था कि सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि विलफुल डिफॉल्टर्स को विलफुल घोषित करने से पहले, यानी जिन्होंने जानबूझकर बैंकों को चूना लगाया या बैंकों की लूट की है जबकि उनके पास पैसे देने की क्षमता थी, उन्हें विलफुल ऐसा घोषित करने से पहले सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए। बैंक अपने आप इस तरीके का फैसला नहीं कर सकते। इस पर अब रिजर्व बैंक के नियम स्पष्ट रूप से आ गए हैं। 21 दिन के समय के भीतर बैंकों को उन्हें बताना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा और इसके बाद बैंक्स उन्हें विलफुल डिफॉल्टर घोषित करेंगे। और रिजर्व बैंक ने अपने नियमों में यह भी कहा है कि जैसे ही उन्हें विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया जाएगा वैसे ही इनके खिलाफ जो आपराधिक कार्यवाही है, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है, बाकी प्रोसीडिंग्स भी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा बैंकों से यह भी कहा गया है कि 25 लाख रुपए से ऊपर के लोन्स पर लगातार नजर रखें और उनमें कहीं कोई जानबूझकर लोन चुकाने की कोशिश नहीं कर रहा है, यानी विलफुल डिफॉल्ट कर रहा है, तो उसके संकेत पकड़ने की कोशिश करें। ठीक है, तो विलफुल डिफॉल्टर से जुड़े नियमों में एक तरह से सख्ती लाने की कोशिश यहाँ पर हो रही है, लेकिन हर पक्ष की सुनवाई को भी अब इसमें जरूरी कर दिया गया है। 2024 की पहली छमाही में भारतीय स्टार्टअप्स ने 2023 की दूसरी छमाही और पिछले साल के मुकाबले कम संख्या में कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। इससे इस बात का संकेत मिलता है कि स्टार्टअप्स में छटनी का बुरा दौर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इस साल जनवरी से जून के बीच में स्टार्टअप्स ने 11,250 लोगों को नौकरी से निकाला और 2023 की पहली तिमाही में यह आंकड़ा 21,000 और दूसरी तिमाही में 15,000 था। तो अंशुमान जी, ये इस खबर को आप कैसे रीड करते हैं? छटनी जो है स्टार्टअप्स में, अब हम एक दौर देख रहे थे जब हर 2 दिन पर हम आपके शो में ये डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अब लग रहा है यहाँ एक स्लो डाउन। छटनी में स्लो डाउन तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि छटनी, हाँ, पिछले साल काफी ज्यादा छटनी थी। इस बार अब बहुत सारे बड़े स्टार्टअप बंद हो गए, बहुत सारे बड़े स्टार्टअप ने अपनी रिस्ट्रक्चरिंग पूरी कर ली और इसलिए अब कुछ क्षेत्र बचे हैं जहां छटनी हो रही। और ये बता रहा है कि अभी स्टार्टअप के अंदर समस्या बाकी है, बनी हुई है। तो हम इसे इस तस्वीर की दृष्टि से देख सकते हैं कि इसके के अगेंस्ट हम हायरिंग भी देखें कि स्टार्टअप में हायरिंग की स्थिति क्या है। हालांकि ले ऑफ घट रहे हैं लेकिन हायरिंग में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई है। मतलब 30 से 35 से 40% की हायरिंग 2021-22 में हुआ करती थी और उसकी तुलना में अभी भी स्टार्टअप में नई नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो रोजगार की दृष्टि से स्टार्टअप का जो पूरा इकोसिस्टम है वो बहुत सुविधाजनक या बहुत अच्छी खबर दे नहीं रहा है। छटनी की प्रक्रिया कम हुई है पर नए स्टार्टअप नहीं बन रहे हैं और उनमें नई हायरिंग नहीं हो रही है। 2023 में स्टार्टअप्स ने पिछले साल की तुलना में, यानी 2022 की तुलना में करीब 70% कम लोगों को हायर किया। तो जब आप हायरिंग और ले ऑफ का हिसाब किताब देखें तो आपको लगेगा कि नहीं, अभी स्टार्टअप किसी गहरी मुश्किल में फंसे हुए हैं।